विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है, जिसके लिए बागेश्वर में आज से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। 5 सितंबर को बागेश्वर में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, जबकि 8 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपस्थित सभी जारी हुई है। इसमें हमारा बागेश्वर 47 बागेश्वर विधानसभा का बाई इलेक्शन है। इसका शेड्यूल है निम्न प्रकार है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2023 और लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन 17 अगस्त 2023। डेट फॉर स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 18 अगस्त 2023। लास्ट डेट विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 21 अगस्त 2023। डेट ऑफ पोल 5 सितंबर 2023। डेट ऑफ काउंटिंग 8 सितंबर, which election shall be completed 10th सितंबर 2023। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक माह पूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पिछली बार से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे और ऐसा लगता है कि सभी विरोधी दलों की जमानतें जब्त होंगी और हम लोग पुनः बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताएंगे। इस दृष्टि से बहुत जल्द हमारे केंद्रीय नेतृत्व का प्रवास और स्वयं मेरा जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने 2-3 कार्यक्रम इस बीच में वहाँ हुए हैं और आवश्यकता हुई तो हमारे और प्रदेश स्तरीय टोली को भी हम इस चुनाव की दृष्टि से कार्य देंगे और हम प्रचंड बहुमत के साथ बागेश्वर। और हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है इसी खबर पर। दीपिका, बागेश्वर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो काफी कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और यहां तक ये भी कहा गया है कि सभी विरोधी दलों की जमानतें जो हैं वो जब्त हो जाएंगी। आखिर इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? जी देखिए, भाजपा जिस तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, बीएल संतोष अभी यहाँ पे आए थे और उसके बाद लगातार बूथ स्तर से लेके पन्ना प्रमुख से लेकर के लोगों के आंगन आंगन तक दर तक जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियां जो है वो कर रही है। लगातार वो घर घर जाके दर जाकर जो है लोगों से वोटों की अपील भी कर रही है, सरकार की उपलब्धियां भी गिनवा रही हैं और साथ ही पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी ने जो भी उत्तराखंड को सौगातें दी हैं, जो भी सौगातें दी हैं, तोहफे दिए हैं, उसके बारे में जो है जनता को बता रहे हैं। और इससे पहले 1 महीने पहले ही भाजपा जो है चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के। हालांकि उन्होंने ये ऐलान नहीं किया था कि वो किसको चुनाव लड़ाएंगे या किसको टिकट देंगे, लेकिन उनकी तैयारियों से ये साफ हो चुका था कि भाजपा को ये पक्का विश्वास है कि बागेश्वर उपचुनाव में वही जीत हासिल करेंगे, जीत का परचम लहराएंगे। जैसे कि महेंद्र भट्ट ने अभी कहा कि कांग्रेस की वहां से एक बार फिर से जो है जमानत जब्त होगी, तो कहीं ना कहीं भाजपा को पूरा विश्वास है कि वहां पे एक बार फिर से भगवा लहराएगी, यानी कि भाजपा की जो कैंडिडेट है वो वहां पे जीत हासिल करेगी। 5 सितंबर को मतदान होना है, इसी के साथ 7 तारीख को जो है मतगणना होगी और इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जो भी हो, भाजपा को पूरा विश्वास है कि वो वहां पे जीत का परचम लहराएंगे। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कुछ भी ना बयान आया है, ना ये उनके अंदर कॉन्फिडेंट देखने को मिला है कि वो वहां जीतेंगे। यानी कि साफ है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दुविधा में है कि वो किसको चुनाव लड़ाएं, कैसे वहां पे जीत हासिल करे, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा वहां जाकर घर जाकर लोगों से अपील कर रही है वोट की और जनता का विश्वास जीत रही है, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है। बल्कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ अंतरकल है, गुटबाजी देखने को मिलती रही है। उनके जो विधायक हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, कभी देवेंद्र यादव को लेकर के, कभी दूसरे खेमे को लेकर के, प्रीतम सिंह जो है वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो उससे साफ है कि कांग्रेस अभी की कुछ भी तैयारियां इसको बागेश्वर चुनाव को लेकर के नहीं है। उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की लड़ाई चल रही है, वो भी अंतरकल है, गुटबाजी और अंदर की लड़ाई की। दूसरी ओर भाजपा लगातार बैठकें कर रही है, लगातार उनकी बैठकों का दौर अभी भी जारी है और अपने कार्यकर्ताओं को भी वो निर्देश दे चुके हैं कि इस चुनाव की तैयारी जो है जोरों शोरों से करें, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, उनकी समस्याएं जाने, उनका निवारण करें और वहां पर एक बार फिर से भाजपा को जो है जीत का परचम लहराना है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो जीत है वो अभी से ही पक्की नजर आ रही है।
बिल्कुल। और यहाँ पर जो तारीखों का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, क्या कुछ तारीखें रहेंगी कि कब कब जो है नामांकन किया जा सकता है, पोलिंग की डेट, रिजल्ट आने की डेट क्या रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, 5 सितंबर को जो है वो मतदान होगा, 7 सितंबर को जो है मतगणना होगी, यानी कि रिजल्ट आएगा। इसी के साथ 10 से 17 अगस्त तक जो है प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है या पार्टी जिसको टिकट देना चाहती है, बदलना चाहती है अपना कैंडिडेट, वहाँ की जनता का प्यार और विश्वास देखते हुए तो अपना कैंडिडेट बदल भी सकती है। तो ऐसे में 10 से 17 तारीख तक जो है वो नामांकन होगा। 21 अगस्त को जो है प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। तो ये तारीखें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के, जिसको दोनों पार्टियां ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारियां कर रही हैं। हालांकि जो कांग्रेस है उसका पलड़ा हल्का लग रहा है और भाजपा का जो पलड़ा है वो भारी लग रहा है। तो ये महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिसका ऐलान जो है निर्वाचन आयोग उत्तराखंड का कल शाम को कर चुके हैं। इसी को देखते हुए अब जो पार्टियां हैं वो अब फिर से उन्होंने कमर कस ली है और तैयारियों में फिर से जुट गई है। बिल्कुल। प्रत्याशियों की जहां तक बात रही दीपिका, ये बार बार जिक्र किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चंदन रामदास के परिवार से ही किसी को जो है वो टिकट दे सकती है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो क्या कोई सुगबुगाहट है किसी नाम की जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हो सकता है और बीजेपी के अगेंस्ट जो लड़ेगा चुनाव इस बार? जी देखिए, भाजपा की ओर से अगर सबसे पहले भाजपा की बात करें तो चंदन रामदास जो स्वर्गीय हमारे कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी पत्नी को टिकट देने की बात चल रही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब भी किसी विधायक या मंत्री का निधन होता है तो उनके परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाता है। और अधिकतर यही देखने को मिला है कि पत्नियों को टिकट दिया जाता है। जैसे प्रकाश पंत है, हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री प्रकाश पंत, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, वो वहाँ से जीती हैं। इसी के साथ कई ऐसे मंत्री विधायक हैं जिनकी पत्नियां इससे पहले भी जो है चुनाव जीत चुकी है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो जो चंदन रामदास की पत्नी है, इसी के साथ उनका बेटा वो भी चुनाव लड़ने का इच्छुक है। ये खबरें आ रही हैं। ये ऐसा कहना, कांग्रेस का ऐसा आरोप भी है कि जो भाजपा है वो परिवार में लड़ाई करवा रही है, परिवार में जो है विवाद पैदा कर रही है। क्योंकि एक तरफ भाजपा जो है सहानुभूति के तौर पर जो है उनकी पत्नी को टिकट देना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके बेटे ने इच्छा जाहिर की है कि वो टिकट चुनाव लड़े। और इस बीच इसी के कारण जो है दोनों माँ बेटे में जो है झगड़ा हो रहा है या अंतर्कलह हो रही है या विवाद खड़ा हो गया है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। जबकि भाजपा का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो पार्टी स्वीकार करेगी, जो पार्टी का फैसला होगा वही उनको स्वीकार है और जिसको भी टिकट दें उसमें राजी है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो जब भी कांग्रेस से सवाल किया जाता है बागेश्वर चुनाव के कैंडिडेट को लेकर के, तो वो यही कहते हैं कि अभी जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी, टाइम आएगा तो उसका नाम बता दिया जाएगा। जिससे ये साफ होता है कि कांग्रेस की अभी तक कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने अभी तक प्रत्याशी का चयन भी नहीं किया है या उन्हें वो चेहरा अभी तक नहीं मिल पाया है जिसको वो पक्का उम्मीदवार माने कि बागेश्वर उपचुनाव में वो उनको जीत दिला सकता है, एक सीट जो है हासिल करा सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी बीच अधर पर लटकी हुई है। उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि किसको चुनाव लड़ाएं या किसको नहीं, और किस तरीके से तैयारियां करें। बिल्कुल। तैयारियों की जहां तक बात रही, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आती है। कोई भी चुनाव हो वो बहुत स्लो एंड स्टेडी वाले में विश्वास रखते हैं। ऐसे में क्या इस बार सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेला जाएगा, या फिर क्योंकि स्वर्गीय चंदन रामदास क्योंकि विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, कई महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाले हैं मंत्रालय में, ऐसे में क्या कहा जा सकता है जो चंदन रामदास के किए हुए काम है उनको मद्देनजर रखते हुए प्रत्याशी बनाया जा सकता है, या फिर सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलेंगे दोनों पार्टी? जी देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हुई थी जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सकों की भर्ती हुई थी कुछ पदों पर। उसमें चंदन रामदास की बेटी जो है उनका सिलेक्शन भी हुआ था। ये आरोप लगाए गए थे कि कम अंक आने के बावजूद भी उनकी नियुक्ति की गई है, यानी कि बड़ा घोटाला इसमें हुआ है। उसमें चंदन रामदास की बेटी का नाम आया था। तो कहीं ना कहीं इसको देख के ये भी लग रहा था अगर घोटाला सच में हुआ है या नियुक्ति को लेकर कुछ गड़बड़ झाला हुआ है तो वो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सभी कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी एंगल से देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है चंदन रामदास की बेटी का नाम उजागर करके इस घोटाले में कहीं ना कहीं एक इफेक्ट डालना चाहती है इस चुनाव में, ताकि जो है उनके परिवार से किसी को भी वहां पे जीत हासिल ना हो, चाहे वो बेटा लड़े चाहे वो पत्नी लड़े। तो ये खबर जो है जमकर वायरल भी हुई थी। ये जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो भर्ती परीक्षा थी उसे स्थगित कर दिया गया है। सचिव की ओर से ये आदेश भी आया है और इसके बाद जो जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं वो भाजपा कार्यालय अभी 2 से 3 दिन पहले पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था कि जिन्होंने घोटाला किया है उन पर कार्रवाई हो, लेकिन उन्होंने मेहनत की है तो उनको नियुक्ति दी
जाए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं इसमें बड़ा हाथ है कि वो इस खबर को वायरल करना चाहते हैं ताकि बागेश्वर उपचुनाव जो है भाजपा हार जाए। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा इस पे अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो ही वहाँ पे जीत हासिल करेंगे और वो ही वहाँ पे अपना परचम लहराएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सहानुभूति के तौर पे अगर देखा जाए तो जो भी मंत्री विधायक स्वर्गवास उनका निधन हो जाता है तो उनकी जो भी उनकी तरफ से कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो जरूर जीत हासिल करता है। और रही बात चंदन रामदास की, तो उनकी छवि बहुत ही अच्छे नेता के रूप में रही है, अभी नहीं बल्कि जब से वो चुनाव जीते हैं तभी से उनकी जो छवि है बहुत ही अच्छी रही है, सौम्य स्वभाव के रहे हैं। उनका जो अंदाज है बहुत ही सिंपल है। जब भी उनके आवास पे कोई जाता है, पत्रकार हो या आम जनता, वो उसके साथ ऐसे बात करते हैं जैसे कोई आम जनता हो, कोई मंत्री ना हो। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा कारण हो सकता है भाजपा की जीत का कि उनका जो व्यवहार है उसको देखते हुए लोग वोट दें और उसी को देखते हुए वो जीत हासिल कराएं। बिल्कुल। और जहां तक बात रही प्रमोशन की या फिर प्रचार प्रसार करने की, तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, चाहे सोशल मीडिया के अपने जिक्र की, चाहे कांग्रेस कितनी भी कोशिश करती है, लेकिन एंड में जो है रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कई बार मुंह की खानी पड़ी है कांग्रेस को, और अगर इस बार भी कांग्रेस की जमानत जब्त होती है तो बहुत मुश्किल 2024 का रास्ता भी उनके लिए होगा और निकाय चुनाव भी आने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या किसी तरीके का, क्योंकि महेंद्र भट्ट को तो हमने सुन लिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी प्रकार का बयान आया है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने अभी यही कहा कि जब भी हम कांग्रेस की किसी भी विधायक से या बड़े नेता से इस बारे में चर्चा करते हैं या बातचीत करते हैं कि आखिर आपकी तरफ से कौन सा कैंडिडेट रहेगा जो पक्का उम्मीदवार आपकी तरफ से रहेगा और जो जीत हासिल कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस को पूरा इसका विश्वास हो कि कांग्रेस ने बागेश्वर में इतना कोई अच्छा कैंडिडेट या कोई ऐसा नेता नहीं रहा है या उन्होंने जनता के बीच जाके ऐसा कोई काम नहीं किया है, इसीलिए शायद हो सकता है उनको मुश्किल साबित हो रही हो, क्योंकि चंदन रामदास जो है लंबे समय से वहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे हैं, अभी उनका इसका अभी कुछ ही महीने पहले निधन भी हुआ है। लेकिन एक दूसरी तरफ भी लगता है कि कांग्रेस को साफ हो चुका है कि वहाँ पे उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर उनको चुनाव की तैयारियां करनी होती तो वो काफ़ी समय पहले से जुट जाते, वहाँ बागेश्वर में रैलियां करते। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के भरोसे जो है अभी बैठी है कि राहुल गांधी आएंगे, पदयात्रा करेंगे और जनता के बीच जो है अग्निवीर योजना के विरोध को लेकर के जो उसकी खामियां है वो बताएंगे, और इस चक्कर में जो है उनको जीत हासिल हो जाएगी, चाहे वो बागेश्वर उपचुनाव हो, चाहे वो माफ कीजिएगा लोकसभा का चुनाव हो या निकाय चुनाव हो। मुझे अभी तक ये लगता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के भरोसे है और उन्हीं के दम पे जो है कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर रही है कि राहुल गांधी आएंगे, यहाँ रैलियां करेंगे, पदयात्रा करेंगे, भाजपा की जो है गलतियां गिनाएंगे और हम जीत हासिल करेंगे। तो ऐसा मुमकिन मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।